नमस्कार। जीके औरा चैनल के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आप इसे अभी जीके औरा चैनल पर ही सुन रहे हैं। और हाँ, अगर आपको सामान्य ज्ञान में रुचि है तो भविष्य में और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। तो आज हम भारत की आर्थिक योजना की यात्रा पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर हम पंचवर्षीय योजनाओं पर खास तौर से ध्यान देंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इनके पीछे की सोच, मुख्य बदलाव और असर को समझ सकें। चलिए तो शुरू करते हैं आजादी से पहले की कोशिशों से, क्योंकि नींव तो वहीं पड़ी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बात दिलचस्प है कि योजना बनाने का विचार आजादी से पहले ही आ गया था। जैसे 1938 में हम सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी। हाँ, सुना है मैंने। और उसके पहले अध्यक्ष नेहरू जी थे। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ये शायद पहली बड़ी कोशिश थी एक राष्ट्रीय योजना की तरफ। और फिर वो बॉम्बे प्लान भी था शायद। एकदम सही। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। इसे जेआरडी टाटा जैसे देश के बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर तैयार किया था। अच्छा, तो प्राइवेट सेक्टर भी सोच रहा था इस बारे में। हाँ, ये दिखाता है कि वो भी देश के आर्थिक भविष्य को लेकर चिंतित थे। और इसी समय के आसपास गांधी जी के विचारों पर आधारित गांधीवादी योजना भी सामने आई। उसका फोकस क्या था, गांधीवादी योजना का? उसका जोर था विकेंद्रीकरण पर, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। एक अलग नजरिया था वो। और भी थी शायद एम.एन. रॉय। हाँ, एम.एन. रॉय की जन योजना थी 1945 में, और फिर 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना। उसे शायद आजाद भारत की प्लानिंग का पहला खाका मानते हैं। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। तो आजादी मिलने तक ये सोच काफी बन चुकी थी कि देश का विकास योजना बनाकर ही करना है, बस तरीके अलग अलग सोचे जा रहे थे। तो आजादी के बाद हमने कौन सा रास्ता चुना? ये पंचवर्षीय योजना वाला आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुख्य रूप से सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से प्रेरित था। वहां जोसेफ स्टालिन ने 1928 में औद्योगिकरण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। अच्छा, स्टालिन के टाइम से? हाँ, तो भारत ने भी इसी मॉडल को अपनाया और 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाया गया। ठीक है, तो इसका काम था देश के लिए 5 साल के प्लान बनाना? बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट, इन योजनाओं के बड़े लक्ष्य क्या थे? क्या हासिल करना चाहते थे? रिस्पेक्ट। मोटे तौर पर देखें तो 4 मुख्य लक्ष्य थे। पहला था वृद्धि, देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना, ग्रोथ। हाँ। दूसरा आधुनिकीकरण यानी नई टेक्नोलॉजी लाना, इंडस्ट्री और खेती के तरीके बेहतर करना। ठीक है। तीसरा आत्मनिर्भरता, अपनी जरूरतें, खासकर जरूरी चीजों की, वो खुद पूरी करना, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। रिलायंस। हाँ। और चौथा समानता, ये कोशिश कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे, अमीर गरीब का फर्क कम हो। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये 4 पिलर थे। हाँ, कह सकते हैं। और एक बात और, ये सिर्फ 5 साल की नहीं सोचते थे, एक लॉन्ग टर्म विजन भी था, जिसे परिप्रेक्ष्य योजना या पर्सपेक्टिव प्लान कहते थे, करीब 20 साल का। अच्छा, एक लंबा नजरिया भी था। ठीक है, तो अब आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना पर। 1951 से 56 नेहरू जी ने पेश की थी। जी हाँ, ये हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरो-डोमर मॉडल, ये क्या था आसान शब्दों में? देखिए, आसान भाषा में ये मॉडल कहता है कि ग्रोथ के लिए बचत और निवेश जरूरी है। आप जितना बचाएंगे और उसे सही जगह लगाएंगे, उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। कैपिटल आउटपुट रेशियो का कॉन्सेप्ट था इसमें। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर फोकस। और योजना का मुख्य एरिया क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। और ये स्वाभाविक भी था। सोचिए, आजादी के वक्त लगभग 75% लोग खेती पर निर्भर थे। देश में अनाज की कमी थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो ये योजना कामयाब हुई? हाँ, ये काफी सफल मानी जाती है। टारगेट था 2.1% ग्रोथ का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। अरे वाह, उम्मीद से बेहतर। जी। और इसी दौरान बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हुआ, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। तो सतलुज नदी पर। हाँ, हीराकुंड बांध महानदी पर, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर। बड़े डैम्स। हाँ जी। फिर जमींदारी खत्म करने जैसे भूमि सुधारों की कोशिश हुई, ताकि जमीन जोतने वाले को मिले। लैंड रिफॉर्म्स। और टेक्नोलॉजी के लिए 5 IITs भी इसी पहली योजना के दौरान स्थापित किए गए। अच्छा। हाँ, IITs की शुरुआत तभी हुई, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। तो पहली योजना कृषि पर सफल रही। अब दूसरी योजना 1956 से 61, इसमें फोकस बदला। हाँ, बिल्कुल बदला।
दूसरी योजना का फोकस था भारी उद्योगों पर, हेवी इंडस्ट्रीज। अच्छा, हाँ एग्रीकल्चर से सीधे इंडस्ट्री। हाँ, प्रधानमंत्री नेहरू ही थे, ला। पर इस बार मॉडल था पीसी महालनोबिस का। महालनोबिस, इनका नाम तो बहुत सुना है स्टैटिस्टिक्स में। जी हाँ, प्रोफेसर प्रशांत चंद्रम महालनोबिस। उन्हें भारतीय योजना का आर्किटेक्ट भी कहते हैं। उन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता की स्थापना की थी। उनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, तो उनका मॉडल क्या कहता था? भारी उद्योगों पर इतना जोर क्यों? महालनोबिस का मानना था कि अगर देश को लंबे समय में आत्मनिर्भर बनना है तो अपनी औद्योगिक नींव मजबूत करनी होगी। स्टील, मशीनें, बिजली, इन पर निवेश करना होगा। भले ही शुरू में लोगों के लिए रोजमर्रा का सामान कम बने, पर यह निवेश जरूरी है। लॉन्ग टर्म सोच थी। हाँ, और इसी सोच के तहत 1956 की औद्योगिक नीति भी आई, जिसने उद्योगों को कैटेगरी में बांटा। इसके नतीजे कैसे रहे? क्या ये भी सफल थी? मिली जुली कह सकते हैं। लक्ष्य था 4.5% ग्रोथ का, हासिल हुई 4.3% के करीब। लक्ष्य से थोड़ा कम, पर बुरा नहीं। ठीक है। लेकिन बड़ी उपलब्धि थी बड़े स्टील प्लांट्स का लगना। राउरकेला में जर्मनी की मदद से, उड़ीसा में, भिलाई में USSR की मदद से, छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से। पश्चिम बंगाल। हाँ, ये तो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स थे। बिल्कुल। इनसे भारत के औद्योगिक विकास को बहुत बल मिला। ठीक है, तो कृषि फिर उद्योग। हम्म। अब तीसरी योजना पर आते हैं, 1961 से 66। हाँ, इसका क्या लक्ष्य था? तीसरी योजना का लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना। मतलब? अब हम खुद अपनी जरूरतें पूरी करें और खुद ही आगे बढ़ते रहें। ये गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित थी। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर शायद ये योजना मुश्किलों में फंस गई थी। हाँ, बहुत बुरी तरह फंसी। पहले 1962 में चीन से युद्ध हुआ। हाँ। फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया। सारा ध्यान, सारा पैसा डिफेंस पर चला गया। और शायद सूखा भी पड़ा था। हाँ, उसी दौरान देश में भयंकर सूखा भी पड़ा। खेती चौपट हो गई। ओहो, मतलब एक साथ कई मुसीबतें। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ का टारगेट था 5.6%, लेकिन मिली सिर्फ 2.8%। ये योजना असफल मानी जाती है। 2.8%, ये तो बहुत कम है। इसी मुश्किल दौर में वो जय जवान जय किसान का नारा आया था ना। हाँ बिल्कुल। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने 1965 युद्ध के समय ये नारा दिया था, देश की दो सबसे बड़ी जरूरतें, सीमा की सुरक्षा और पेट भरने के लिए अनाज। सही है। और अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा था शायद, PL 480। हाँ, उस मुश्किल दौर में अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत काफी गेहूं आयात करना पड़ा था। लेकिन हाँ, इसी दौरान कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी बनी। जैसे FCI, भारतीय खाद्य निगम 1965 में, जो आज भी अनाज खरीदता है और बांटता है, और CACP, जो फसलों की MSP तय करने की सिफारिश करता है। अच्छा, FCI और CACP तभी बने? और IDBI, UTI? हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसी दौरान 1964 में बने थे। तो तीसरी योजना असफल रही। इसके बाद क्या हुआ? सीधे चौथी योजना है? नहीं, बीच में एक गैप आया, 1966 से 1969 तक। इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहते हैं। प्लान हॉलिडे क्यों? क्योंकि युद्ध, सूखा, महंगाई, अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब थी कि एक पूरी पंचवर्षीय योजना बनाना मुमकिन नहीं लग रहा था। तो इस दौरान 3 साल की अलग-अलग वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। अच्छा, एनुअल प्लान्स। इनमें फोकस किस पर था? मुख्य फोकस वापस कृषि पर आ गया, खासकर खाने की कमी से निपटना था। और यहीं से हरित क्रांति की असल शुरुआत हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, ज्यादा उपज देने वाले बीज, HYV, खासकर गेहूं और चावल के, खाद, सिंचाई, इन सब पर जोर दिया गया। इसके नतीजे तो काफी अच्छे रहे थे ना? हाँ, नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगा, पर इसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो प्लान हॉलिडे के बाद आई चौथी योजना 1969 से 74। तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। जी हाँ, चौथी योजना का लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की और प्रगति। मतलब ग्रोथ भी हो, पर इकोनॉमी स्टेबल भी रहे। और ये कैसी रही? लक्ष्य हासिल हुआ? नहीं, ये भी लक्ष्य से पीछे रह गई। टारगेट 5.6% था,
पर ग्रोथ हुई करीब 3.3%। फिर से कम। वजह? एक बड़ी वजह थी 1971 का बांग्लादेश युद्ध और उसके बाद का रिफ्यूजी संकट। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे, उसका भी असर पड़ा। हाँ, 1971 वॉर। लेकिन इस दौरान कुछ बड़े कदम भी उठे थे ना? बैंकों का राष्ट्रीयकरण? बिल्कुल। 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, और पहला परमाणु परीक्षण? हाँ, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में किया गया और परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी दौरान शुरू हुआ था। अच्छा, इसके बाद 5वीं योजना 1974 से 78। इसका नाम आते ही गरीबी हटाओ याद आता है। हाँ बिल्कुल, इंदिरा गांधी का ये मशहूर नारा इसी योजना से जुड़ा है। तो जाहिर है फोकस गरीबी और बेरोजगारी हटाने पर था, साथ में आत्मनिर्भरता पर भी जोर था। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो क्या गरीबी हटी? मतलब योजना सफल हुई? ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो हाँ, थोड़ी सफल रही। लक्ष्य 4.4% था, हासिल हुआ 4.8%। अच्छा, टारगेट से ज्यादा। हाँ, इस दौरान कुछ खास कार्यक्रम शुरू हुए, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बेसिक चीजों पर ध्यान था। और गांव में बैंकिंग पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज भी 1975 में स्थापित किए गए। आरआरबीज? हाँ, पर ये योजना 5 साल चली नहीं, शायद 78 में ही खत्म हो गई। हाँ, ये योजना अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले 1978 में ही खत्म कर दी गई, क्योंकि 1977 में देश में राजनीतिक बदलाव आया था। जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल, और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह एक नया कॉन्सेप्ट लाया, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, ये क्या था? आइडिया ये था कि हर साल प्लान का मूल्यांकन हो और अगले साल के लिए जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव किए जाएं। मतलब प्लान फिक्स न होकर रोल करता रहेगा। ये 1980 तक चला। फोकस वही था, जीडीपी, रोजगार, कृषि उत्पादन बढ़ाना। ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं। पर ये शायद ज्यादा दिन चला नहीं। नहीं, 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई। उन्होंने आते ही रोलिंग प्लान को बंद कर दिया और वापस पंचवर्षीय योजना का सिस्टम शुरू किया। तो आई छठी योजना 1980 से 85 तक। अच्छा, तो छठी योजना का फोकस क्या था? इसमें फिर से गरीबी और बेरोजगारी पर सीधा हमला करने की बात थी। राष्ट्रीय आय बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना। कई सारी गरीबी उन्मूलन और रोजगार योजनाएं शुरू की गईं। जैसे कौन सी? जैसे ट्राइसेम थी, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये योजना सफल रही? हाँ, ये काफी सफल रही। लक्ष्य 5.2% ग्रोथ का था, हासिल हुई 5.7%। बहुत बढ़िया। और इसी दौरान 1982 में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बनी, नाबार्ड। हाँ, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फाइनेंस करने वाली सबसे बड़ी संस्था आज भी। बिल्कुल। ठीक है, छठी के बाद 7वीं योजना जी। 1985 से 90। जी। तब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे। जी। इस योजना का मूल मंत्र था FWP, यानी फूड वर्क प्रोडक्टिविटी। फूड वर्क प्रोडक्टिविटी मतलब अनाज का उत्पादन तेजी से बढ़ाना, रोजगार के मौके पैदा करना और सामाजिक न्याय के जरिए उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ये भी सफल रही थी शायद। हाँ, ये भी सफल रही। टारगेट 5% था, ग्रोथ हुई 6%। फिर से टारगेट से ज्यादा। हाँ जी। इस दौरान NREP और एक और योजना RLGP को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। टेक्नोलॉजी पर भी फोकस था, जैसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बना। यहीं पे वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाली बात आती है क्या? हाँ, प्रोफेसर राजकृष्ण ने ये टर्म दी थी। 1960 से 80 के दशक की धीमी ग्रोथ के लिए करीब 3.5%। 7वीं योजना ने उस धीमी गति को तोड़ा था, 6% ग्रोथ हासिल करके। अच्छा, लेकिन 7वीं योजना के बाद 1990 के आसपास फिर कुछ दिक्कतें आईं। हाँ, फिर से 1990-92 के दौरान देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, सरकार स्थिर नहीं थी। तो फिर से प्लान हॉलिडे जैसा कुछ हुआ। हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो पाई, तो 1990-91 और 1991-92 के लिए फिर से वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। और यही वो दौर था जब भारत बड़े आर्थिक संकट में फंसा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। बिल्कुल सही। 1991 का भुगतान संतुलन संकट। हमारे पास विदेश से सामान खरीदने के लिए डॉलर लगभग खत्म हो गए थे, बहुत मुश्किल स्थिति थी। और इसी से निकलने के लिए वो बड़े आर्थिक सुधार हुए, LPG। हाँ,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। तो इन सुधारों के बाद 8वीं योजना आई 1992 से 97 तक, 2 साल देर से। जी, सुधारों के माहौल में ये पहली योजना थी। इसमें सरकार का रोल बदला। अब सरकार सब कुछ कंट्रोल करने की बजाय गाइड करने वाली भूमिका में आ गई, जिसे इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। मानव विकास पर भी जोर दिया गया। और ये कैसी रही? सुधारों का असर दिखा? हाँ, ये बहुत सफल रही। लक्ष्य 5.6% था, हासिल हुई 6.8% ग्रोथ। लाइसेंस राज खत्म होने से प्राइवेट सेक्टर को काफी बढ़ावा मिला। अच्छा, इस दौरान कृषि का क्या सीन था? देखिए, एक ट्रेंड जो साफ दिख रहा था वो ये कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा तो कम हो रहा था, पर खेती पर निर्भर लोगों की संख्या उतनी तेजी से कम नहीं हो रही थी। ये एक चिंता का विषय था। ये बात है। खैर, 8वीं के बाद 9वीं योजना 1997 से 2002, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हाँ, इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। पर ये शायद टारगेट पूरा नहीं कर पाए। नहीं, लक्ष्य 6.5% था, पर ग्रोथ 5.4% ही रही। इस समय तक पब्लिक सेक्टर पर फोकस काफी कम हो गया था। ठीक है, फिर 10वीं योजना 2002 से 2007। हाँ, इसमें वाजपेयी जी और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। लक्ष्य 8% रखा गया था, जो काफी ऊंचा था। हासिल हुआ 7.6%, लक्ष्य से थोड़ा कम। 7.6% भी बुरा नहीं है वैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आई 11वीं योजना 2007 से 2012। इसका थीम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब विकास का फायदा सब तक पहुंचे। बिल्कुल। इसका लक्ष्य और भी महत्वाकांक्षी था, 9%। 9%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत। और हासिल हुआ 8%। इसे भी लक्ष्य से कम ही माना जाएगा। इसी दौरान 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था, उसका असर भी पड़ा। हाँ, वो तो पूरी दुनिया पर असर हुआ था। तो आखिरी योजना 12वीं 2012 से 2017। जी, इसका लक्ष्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास का पहलू भी जुड़ गया। कल पूरा करती उससे पहले ही 2015 में एक बड़ा बदलाव आ गया। आप नीति आयोग की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बना दिया गया। और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का दौर खत्म हो गया। हाँ, 2017 में 12वीं योजना के खत्म होने के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम बंद हो गया। तो ये नीति आयोग योजना आयोग से अलग कैसे है? ये क्या करता है? नीति आयोग एक थिंक टैंक है, मतलब सरकार के लिए पॉलिसी पर सोचने, रिसर्च करने और सलाह देने वाली संस्था। ये योजना आयोग की तरह राज्यों को पैसा नहीं बांटता। इसमें राज्यों की भागीदारी ज्यादा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर है। अच्छा, तो ये फंड एलोकेशन नहीं करता? नहीं, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स पर रिपोर्ट निकालता है, सरकार को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने में मदद करता है। समझ गया। तो ये थी पूरी कहानी। लगभग 65 साल का सफर, आजादी से पहले की सोच से लेकर पहली योजना के कृषि फोकस से फिर उद्योग, गरीबी हटाओ, समावेशी विकास और आखिर में योजना आयोग की जगह नीति आयोग। मोटे तौर पे यही है। हाँ, और इसमें यह देखना दिलचस्प है कि ये योजनाएं कैसे वक्त के साथ बदलीं। युद्ध हुए, सूखा पड़ा, आर्थिक संकट आए, तो योजनाओं का फोकस भी बदला, सोच बदली। आत्मनिर्भरता से उदारीकरण तक का सफर, ये योजनाएं एक तरह से भारत की बदलती जरूरतों और सोच का आईना रही हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो बदलाव हुआ योजना आयोग से नीति आयोग का, क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव था या ये भारत की विकास की सोच में किसी गहरे बदलाव का संकेत है? और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। जरूर। चलिए, इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है जीके औरा पर यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।